पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग एमडीएच सुपर हिंग जना बैंक को पावर्ड बाय सेंचुरी एचडीएफ प्रीमियम प्लस मेघदूत हर्बल सतरीठा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नमस्कार, आज शुक्रवार है। मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत। देखिए, 28 फरवरी 2026 को ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी का खात्मा हो गया। ये इनके इंटरनल मामला है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में। अब जो भी हुआ, चलिए, होना नहीं चाहिए था, मगर ये 4 दशक से चल रहा है। ऐसा नहीं कि आज की बात है, ये हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। ये खमैनी का झगड़ा चल रहा था इजराइल और अमेरिका के साथ। अब हमारे भारत में पता नहीं क्या ये शाहीन बाग वाले ग्रुप वापस आ गई है सड़कों पे, हर दिन प्रोटेस्ट कर रही है, हर दिन। ये क्या हो रहा है? खमैनी की हत्या शनिवार को हुई, आज शुक्रवार है, 1 हफ्ता होने को है और कुछ काम नहीं है इनका। हर दिन डेली आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इधर कोई शाहीन बाग वाला मॉडल चल रहा है कि 40-50 दिन ये प्रोटेस्ट चलाओ? आपको प्रोटेस्ट करना, आप इधर क्यों प्रोटेस्ट करिए? भारत है, आप जाइए अमेरिका प्रोटेस्ट कीजिए, आप जाइए इजराइल प्रोटेस्ट कीजिए। रोज सुबह उठो और शुरू हो जाओ। आप अमेरिका, इजराइल को गाली दें। 105 दिनों तक शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चलता रहा और कोविड नहीं होता तो चलता रहता। 11 दिसंबर 2019 से लेकर 24 मार्च 2020 तक इन शाहीन बाग वालों ने कहा सड़कें बंद कर दो, भारत में पूरा भारत बंद करवा दो। अब वही माहौल हम खमैनी के केस में देख रहे हैं। इसलिए पूछता है भारत पहला सवाल कि भारत में कई रेडिकल हार्डलाइन मुस्लिम ग्रुप्स हैं, वो ये क्या कर रहे हैं? ये मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन सड़कों में आके इधर नेतन्याहू के, जैसे महबूबा मुफ्ती हर दिन सुबह आके नेतन्याहू के फोटो को वो जलाती है, वहाँ पे फोटो लेती है, मीडिया को बुलाती है। ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? देखिए महबूबा मुफ्ती जी, आपको इतना गुस्सा है अमेरिका से तो जाइए व्हाइट हाउस के बाहर जलाइए, तेल अवीव में जाइए। अमेरिका से बहुत गुस्सा है, ट्रंप पर बहुत गुस्सा है, ठीक है, मगर ये भड़ास भारत में क्यों निकाल रहे हैं? इधर क्या कर रहे हैं? किस पर गुस्सा निकाल रहे हैं भारत के सड़कों पर? ये कोई लॉजिक नहीं है इसमें। अगर 9 महीने तक ये युद्ध चलेगी तो 9 महीने हर दिन, हर सुबह ये यही करेंगे। देखिए, मैं महबूबा मुफ्ती, ओवैसी और ऐसे चंद लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके पास बहुत पैसा है, एक फ्लाइट लीजिए और जाओ वाशिंगटन, सीधे वाशिंगटन डीसी जाइए, वहां पे प्रोटेस्ट कीजिए, जलाइए, जो करना है करिए, व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन करिए। कुछ फायदा तो होगा, कोई सुनेगा तो। इधर बैठ के आप ट्रंप को गाली दे रहे हैं, नेतन्याहू को गाली दे रहे हैं। ये गाली नहीं दे रहे, ये इनका पॉलिटिकल प्लान है दोस्तों। ये चाहते हैं कि पूरी मुस्लिम ग्रुप एकजुट हो जाए, मुस्लिम समुदाय एकजुट हो जाए। हर बार इनको एक मुद्दा चाहिए, हर बार इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। कभी कभी सीए, कभी कभी एनआरसी, कभी कभी हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, कभी योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, है ना, कभी वक्फ के टाइम पे तो बाप रे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और उस समय कह रहे थे कि सब बंद कर देंगे, मगर उस समय सबको पता है कि पहलगाम में क्या हुआ, और पहलगाम में नहीं होता तो ये चलते रहते। उस समय कह रहे थे सड़कों में आ जाएंगे, भारत बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी, जहाँ पे 7 मंजिला बिल्डिंग बनाते हैं वक्फ के नाम पे और 7 सितारा होटल बना के इनकम टैक्स को 1 पैसा नहीं दे के सारा पैसा अपने पॉकेट में डालते हैं। ये वक्फ के नाम टाइम पे भी ये कह रहे थे सारे मुसलमान एक हो जाओ। ये सारे मुसलमान एक हो जाओ का कॉन्सेप्ट भी तो गलत है, क्योंकि दुनिया भर में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम फाइट चल रहा है। कहाँ है ओआईसी, कहाँ है अरब वर्ल्ड, कहाँ है मुस्लिम ब्रदरहुड? ये कह रहे सारे मुसलमान एक हो जाओ। सऊदी अरब क्या मुसलमान देश नहीं है ओआईसी जी? यूएई, तुर्की, कतार, बहरीन, इराक, दुबई पे जहाँ पे ईरान ने मिसाइल वहाँ पे दाग दिए हैं, क्या वो मुस्लिम शहर नहीं है? यूनाइटेड अरब अमीरात का पार्ट नहीं है? तो ये मुस्लिम वाली इशू कहाँ हो गई? हर जगह जहाँ पे ईरान मिसाइल दाग रहा है, इधर ये हल्ला मचाते हैं। ये जरा बताएं, वो सब मुस्लिम देश नहीं है क्या? तो मुस्लिम यूनिटी का मामला ही नहीं है, मुस्लिम यूनिटी है ही नहीं।
मुस्लिम यूनिटी होती तो दुबई पर अटैक क्यों होता? कोई लॉजिक नहीं है। अरे अटैक ईरान किस पर कर रहा है? बहरीन पर कर रहा है। क्या बहरीन हिंदू राष्ट्र है? क्या तुर्की हिंदू राष्ट्र है? क्या सऊदी अरब हिंदू राष्ट्र है? ये क्या लॉजिक है? इसलिए मुस्लिम कंसोलिडेशन करने का जो तरीका के भारतीय के पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, ये गलत है। आपकी बात ट्रंप नहीं सुन रहा है तो आप भारत में क्यों ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दिल्ली लोगों को तंग कर रहे हैं। देखिए महबूबा मुफ्ती जी, ओवैसी जी, आप ट्रंप को पकड़िए, नेतन्याहू को पकड़िए, सारा हल्ला भारत में क्यों हो रहा है? Why is all the हल्ला in India? और हर चीज की सीमा रेखा होती है दोस्तों। हर चीज में मुस्लिम्स इन डेंजर, मुस्लिम्स इन डेंजर। मुस्लिम्स इन डेंजर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 2020 में इन्होंने शुरू किया था, इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर इस्तेमाल किया था, उसका लिखा था भारत में मुसलमानों पर नरसंहार हो रहा है। आप बोलिए आज की ईरान के मुसलमान लीडर्स ने सऊदी अरब के मुसलमान लोगों पर अटैक कर दिया। हर दिन पे रिलीजियस एंगल डालते हैं। देखिए तेल का युद्ध है। दिस इज अबाउट ऑयल, ऑयल, तेल, पैसों का युद्ध है। इट इज अबाउट मनी, मनी, ऑयल, ऑयल, नॉट रिलीजन। कोई समझाए इकोनॉमिक्स महबूबा मुफ्ती को, कोई समझाए। इनको लग रहा है इनको मौका मिल गया, अभी नेशनल लीडर बनेंगी। महबूबा मुफ्ती को नेशनल लीडर बनना है। ओवैसी तो नेशनल लीडर बनने के लाइन में कतार में कई पिछले 15 साल से खड़े हैं। कोई सुनता नहीं है। हैदराबाद में भी जीतना मुश्किल हो गया इनके लिए। देखिए पहलगाम का हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, पूछता है भारत क्या कभी भी महबूबा मुफ्ती ने उस समय सड़कों पर आ गई पाकिस्तान के खिलाफ? कभी नहीं, कतई नहीं। किनको वो जमात इस्लामी वाला वोट चाहिए। और आज दिल्ली आके कह रहे हैं हम मुस्लिम इशू है ही नहीं। दोस्तों देखिए ये हिपोक्रेसी, दोहरे मापदंड अब चलने नहीं है इस देश में। बहुत कुछ हो चुका है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि रिपब्लिक भारत मानता है कि राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्व, कोई मुझे पूछे आप क्या मानते हैं, मैं कहता हूं राष्ट्र सर्वोपरि, नॉट रिलीजन सर्वोपरि। धर्म सर्वोपरि नहीं होता, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। धर्म धर्म के जगह पे है। और ये मौका है कि ये भी पूछने के लिए कि भैया ये खोमेनी ने हमारे लिए क्या किया? खोमेनी तो सबसे बड़े एंटी इंडिया वॉइस थे दुनिया में। ये कहते थे कि मुसलमान कश्मीर में आज़ादी का जंग लड़ने हैं। हर समय कहते थे कि मुसलमान भारत में पीड़ित है, इंडियन मुस्लिम इन डेंजर। भारत गाजा कश्मीर का कंपैरिजन करते थे। तो हम खोमेनी के लिए कितने दिनों तक मातम मनाएंगे? और जो मातम मनाना चाहते हैं मनाए, मगर क्यों ये अनिवार्य हो गया है कि भारत को ईरान और खोमेनी का समर्थन करना पड़ेगा? क्यों भाई? हमें मिलता क्या है? हमारे 36 लाख लोग यूएई पर अटैक हो रहे हैं। हम यूएई के साथ खड़े होंगे। सऊदी अरब में 25 लाख भारतीय हैं, 2.5 मिलियन। कुवैत में 10 लाख, ईरान में 9,000, कतर में 8 लाख, ओमान में 12 लाख, बहरीन में 3 लाख, ईरान में सिर्फ 9,000। तो वो बात नहीं है। हर भारतीय की इंपॉर्टेंस होती है, मगर हमें यह भी तो देखना होगा कि हमारे भारतीय कितने लोग कहां पे हैं। और लास्ट एक बात यह है दोस्तों कि ईरान कभी हमारे साथ खड़ा नहीं रहा। अब सोनिया गांधी, एंटोनिया द माइनो कहती है ये न्यूट्रल रहना नहीं, जिम्मेदारी से पीछे हटना है। सोनिया गांधी जी, एंटोनिया द माइनो, क्या आपने कभी पहलगाम के समय में ऐसी पोजीशन ली? क्या आपने कभी पालघर में जब हिंदू साधुओं को मारा क्या आपने कभी आवाज उठाई? मैंने आपसे सवाल उठाया था, तब आपने अपने लोगों को कहा था तेजाब अटैक कर दो, अर्नब पे ज्यादा बोल रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम की चुप्पी से भारत का सिर गिर गया है। भैया राहुल गांधी, आप ये बताइए राहुल गांधी कि आपकी सरकार की क्या पोजीशन थी जब सद्दाम हुसैन को निकाला गया था, जब गद्दाफी को मारा गया था? क्या
आपकी सरकार, आपकी कांग्रेस पार्टी, आपके मनमोहन सिंह, आपके पूर्वज, कभी उन्होंने कभी आवाज उठाई उस समय? नहीं, चुप रह गए उस समय। जबकि कांग्रेस पार्टी कहती थी इन गुड एंड बैड हम सद्दाम हुसैन के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, मगर जब सद्दाम हुसैन को मारा गया तब ये डर गए, तब इन्होंने कहा नहीं, हमको पंगा नहीं लेना है अमेरिका के साथ। तो देखिए दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि ड्रामा बंद करें महबूबा मुफ्ती, और जितने लोगों को लग रहा है कि मुस्लिम यूनिटी की एक अपॉर्चुनिटी है, आप मुस्लिम यूनिटी नहीं, नेशनल यूनिटी की बात करिए, राष्ट्र सर्वोपरि की बात करिए, धर्म सर्वोपरि की बात मत करिए। और इस टाइम दुनिया में कोई मुस्लिम यूनिटी नहीं है, तो फेक रिलीजियस यूनिटी बनाने के से अच्छा यह होगा कि आप नेशनल यूनिटी बनाएं, और राष्ट्र के लिए जो सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए जो हमें फायदा है, भारत को जिस पोजीशन लेने से फायदा है वो पोजीशन हम ले। ये क्या कि आप पॉलिटिकल प्रेशर कर रहे हैं कि किसी तरह से खमेनी के साथ खड़े हैं। हम क्यों उसके साथ खड़े रहे जिन्होंने हम पर मैक्सिमम अटैक किया है? ये सवाल अकेला मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ पूछ रहा है आज सारा भारत। जगह जगह पर मातम मनाया जा रहा है, गुस्से का इजहार किया जा रहा है, ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, खामनेई के समर्थन में नारे बुलंद किए जा रहे हैं, और ये सब मुंबई अटैक, पुलवामा या पहलगाम हमले के विरोध में नहीं, बल्कि ये ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद हो रहा है। वो भी ईरान, इराक या सऊदी अरब में नहीं, हिंदुस्तान में। उस खामनेई के लिए जिन्हें लगता था भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, जिन्हें धारा 370 हटाने से आपत्ति थी और सीएए लागू होने से दिक्कत। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध की आग में झुलस रहा है। 12 देशों पर ईरान हमला कर चुका है, जिनमें 10 मुस्लिम देश हैं। बम बारूद बरसाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का हो रहा है, लेकिन खामनेई के लिए हमदर्दी भारत में जताई जा रही है, सड़कों पर भी और सियासी गलियारों में भी। आज भी दिल्ली के जोरबाग और जामा मस्जिद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, नेतन्याहू को आतंकी बता दिया। हालांकि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से कूटनीति तय कर रहा है। ईरानी दूतावास जाकर विदेश सचिव शोक जता चुके हैं। हॉर्मुज़ संकट को देखते हुए तेल खरीद के विकल्प तलाशे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार की नीतियों को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर खामनेई के लिए हिंदुस्तान में हमदर्दी क्यों जताई जा रही है? वोट बैंक के लिए देश के अंदर भावनाओं को कौन और क्यों भड़का रहा है? क्या देश के कुछ हिस्सों में भावनाएं भड़काकर विदेश नीति प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब देशित सर्वोपरि है तो फिर समुदाय विशेष का हित उस पर हावी क्यों? पूछता है भारत। जी, पूछता है भारत में राधिका केरा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है। कारी अबराल जमाल जी हमारे साथ है, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ मोहम्मद फैज़ खान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, दिल्ली से लाइव हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मुमताज़ आलम रिजवी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के यूपी चैप्टर के प्रेसिडेंट हफीज नूर अहमद अज़ारी जी, मौलाना इमाम हैदर जैदी जी, बहुत बड़े शिया स्कॉलर हैं, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के, और हमारे रत्नाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ है। देखिए, ये मैं पहले हफीज़ नूर अहमद अज़ारी जी की बात करना चाहता हूँ कि ये क्या ड्रामा हो रहा है? ये दिल्ली का प्रोटेस्ट क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? किस पर हो रहा है? किस पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दिल्ली सड़कों पे आने के कोई अगर आपको मतलब विशेष अर्जेंसी हो तो बताइए, कोई और इशू उठाइए। ये क्या दिल्ली ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? ये दिल्ली प्रोटेस्ट क्या है? युद्ध हमने नहीं किया है, भारत ने नहीं किया है, ना करवाया है। हफीज नूर अहमद अज़ारी जी, ये हमने ना किया है ना कराया है। अर्नब भाई, आप इसको ड्रामा आप अपना रहनुमा मानते हो, क्लियर नहीं है ऑडियो। अपना
हफीज साहब, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं, मैं वापस आऊंगा आपके पास, तब तक मैं मौलाना इमाम ज़ाहिदर हैदी के पास जाऊंगा, प्रोडक्शन टीम से कहूंगा ऑडियो ज़रा ठीक कराए। मौलाना साहब, आपको ही यही सवाल है, बताइए मौलाना साहब। अर्नब जी, जो आप भी तकरीर कर रहे थे और जो बातें कर रहे थे, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपके पास कितनी नॉलेज है और कितना आप जानते हैं तमाम चीज़ों के बारे में। बड़ा अफसोस है कि आप कहाँ से कहाँ चीज़ों को मिला रहे थे। हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट नहीं है। हिंदुस्तान में चूँकि आयतुल्लाह ख़ामनेई हमारे सियासी लीडर नहीं थे, बल्कि हमारे मजहबी रहनुमा हैं। सियासत क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, हमें और हमारी जनता को इससे लेना देना नहीं है। हाँ, अगर ये राष्ट्र की बात होती तो हम हिंदुस्तान के साथ खड़े थे, हमारा मुल्क है। लेकिन ख़ामनेई पे जुल्म हुआ है, ईरान पे जुल्म हो रहा है। आपको समझ ही नहीं आ रही है, आप हिस्ट्री में जा ही नहीं रहे हैं। क्या 42-45 साल मैं ये बात मान रहा हूँ। देखिए आप कह रहे हैं कि आपके धर्म के नेता हैं, मेरी बात सुनिए, मगर ये भी तो आप समझिए ना मौलाना इमाम हैदर जैदी जी, कि यही व्यक्ति जो है, व्यक्ति जी, ये व्यक्ति विशेष आयतुल्लाह खमैनी, ये पाकिस्तान के साथ खड़े थे जब हिंदुओं को मारा गया था पहलगाम में। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। कहाँ पे खड़े? ये हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये हर बार पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। क्या आप गलत कह रहा हूँ? आपको मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा है सुनकर, मगर सुनना पड़ेगा। देखिए मौलाना साहब राष्ट्र सर्वोपरि नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए 2010 में इन्होंने कहा कि दुनिया के मुसलमान कश्मीर में आजादी का जंग के साथ है। इंडिया पे वक्त पड़ा तो तेल के इंडिया को सस्ता तेल किसने दिया जब पाबंदी अमेरिका ने लगाई थी? भैया कोई सस्ता तेल नहीं देता। एक मिनट, कोई मेहरबानी नहीं की है ईरान ने। पाकिस्तान, आप क्या सस्ता तेल की बात कर रहे हैं? पैसे नहीं दिए क्या? फ्री में दी क्या? एक मिनट, ईरान ने एक मिनट मौलाना साहब पाकिस्तान के मौलाना साहब, आपको क्या इतनी ईरान से हमदर्दी है? मेरी बात सुनिए, क्या सस्ता तेल किसने दिया? नहीं, ईरान सस्ता तेल किसने दिया? बात कर रहे हैं। नहीं, सस्ता क्यों कहा आपने? और उसके बाद मुझे आपने सस्ता क्यों कहा? मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। आपने सस्ता तेल क्यों कहा? फ्री में दी क्या? हिंदुस्तान की मोहब्बत रखता हूं, देश की। फ्री में नहीं दिया है, रुपीज में दिया है। रुपये में आपको तेल दिया है जब डॉलर की पाबंदी आप पे लगी थी। हमेशा भी अभी जो जंग हुई थी उसमें हमेशा ईरान ने साथ दिया इंडिया का। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। देखिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप सुनेंगे तभी तो आवाज आएगी ना। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आपको मौलाना साहब सुनिए, आपको मैं कहूंगा कि पहले कम्युनिटी से ज्यादा राष्ट्र के साथ खड़े रहिए। आप सुनिए ना, आप सुनते क्यों नहीं है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हैं? कौन वहां पे धरना प्रदर्शन किस चीज का हो रहा है? हमारा क्यों हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। हम रो रहे हैं, हम अपना धार्मिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे वो मजहबी रहनुमा थे। आपको क्यों समझ में आना? आपको क्या लेना देना भाई? क्या लेना देना है? मैं भारतीय हूँ। आपको प्रॉब्लम? मैं भारतीय हूँ। हाँ, क्या लेना देना है? आप भी भारतीय हैं। मैं आपसे ज्यादा भारतीय हूँ। आप भी भारतीय हैं। भारतीय हैं, फख्र है कि भारतीय हूँ। और खमैनी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, लेकिन ईरान नहीं खड़े रहे साथ। खड़े रहे नहीं, ईरान खड़ा रहा, खड़े रहे, हमेशा इंडिया का साथ दिया। आप डिसाइड करिए आप क्यों। देखिए इन्होंने हैशटैग यूज किया। मौलाना साहब आप सुनिए, आप क्यों गलत है आपको समझाना पड़ेगा मुझे। एक मिनट, पॉलिटिकल जो भी कहिए, हम आपको सुनने। मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा, मैं फैक्चुअल कह रहा हूं। मैं आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है, आप डर रहे हैं सुनने से। मौलाना साहब आप सुनिए, आप सुनिए, आपको पहले सुनना पड़ेगा, आपको पहले सुनना पड़ेगा। आप सुनिए, किससे जोड़ा? आप सुनिए, ये देखिए ऐसे नहीं चलेगा मौलाना साहब। वन साइडेड कमेंट्री अर्नब गोस्वामी के शो में नहीं होती है। मैं अभी दूसरों को इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि आप एक्टिंग कर रहे हैं कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही है मगर आप एक्टिंग कर रहे हैं।
आप एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको मेरी आवाज आ रही है, मगर आप मेरे से शायद आप मेरे सवालों को लेना नहीं चाहते, इसलिए आप एक्टिंग कर रहे हैं कि आपको नहीं आ रही। देखिए, एक बात, मैं सहमत नहीं हूं। मत रहिए ना, मैं भी आपके बातों से सहमत नहीं हूं। क्या बड़ी बात है, मैं नहीं हूं आपके बातों से सहमत। इस व्यक्ति विशेष ने हैशटैग क्या यूज किया, ये तो आजादी, मोहम्मद फैज साहब, ये आजादी आप नहीं देते, मुझे मेरा संविधान देता है, भारत देता है आजादी, मुझे भी देता है। आप क्या देंगे आजादी? हाँ, तो देता है तो बात भी समझिए। आजादी ये देता है मुझे आपको कहने के लिए। मोहम्मद फैज खान जी, आप आइए कि 2020 में तो सुनिए, अली खमेनी ने क्या हैशटैग यूज की थी? उन्होंने कहा था इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर। मैं पूछता हूँ आज फैज खान जी आपके थ्रू मौलाना इमाम हैदर जैदी जी को, क्या आप ये क्या मौलाना साहब डेंजर में है भारत में? क्योंकि खमेनी ने कहा था कि ये डेंजर में है। क्या कहा था? नहीं, कोई डेंजर में नहीं है भारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अर्नब भाई, इस पवित्र रिपब्लिक भारत चैनल के माध्यम से मैं विश्व शांति की कामना करता हूँ और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब देश या संप्रदाय, समुदाय, पंथ का विषय आता है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि पहले देश को चुने, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि जिस जहाज में हम सफर कर रहे हैं वो जहाज सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है, हमारा देश वही जहाज है। और कोई भी हो, स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण, जब वो जापान गए थे तो उन्होंने एक जापानी युवक से पूछा कि तुम किसको मानते हो? उन्होंने कहा मैं गौतम बुद्ध को मानता हूं। ये बताओ, तुम्हारे देश में कोई सेना आक्रमण करे और उसका नेतृत्व गौतम बुद्ध कर रहे हो तो तुम क्या करोगे? वो युवक कहता है मैं गौतम बुद्ध का सिर अलग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए देश पहले बढ़कर है, मेरे समुदाय, संप्रदाय या पंथ की आराधना पद्धति मेरे लिए पहले नहीं है। इसी का पालन भारत के मुसलमान को भी करना चाहिए, भारत के हिंदू को भी करना चाहिए, ईसाई और सिख को भी करना चाहिए कि राष्ट्र सर्वप्रथम है। और देखिए, यहूदी जो है, इजराइल जो है, यहूदी एक कम्युनिटी वाला देश है, ईरान एक कम्युनिटी वाला देश है, भारत मल्टी कल्चर देश है, भारत मल्टी फेथ वाला देश है। तो हम किसी एक कम्युनिटी को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं ले सकते। ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि ईरान के पक्ष में बोलो या फिलिस्तीन, गाजा के पक्ष में बोलो, नहीं साहब, हमारी तटस्थता की नीति है, गुट निरपेक्षता की नीति है, पंचशीलता की नीति है। हम आसियान, सार्क, G20 जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संगठनों में तो रह सकते हैं, लेकिन नेटो, सेंटो या किसी भी सैनिक गुट में नहीं रह सकते। अभी ईरान एक सैनिक गुट है, अभी अमेरिका और इजराइल एक सैनिक गुट है, तो हम सैनिक गुटों पे नहीं रह सकते। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात भैया, ये रमजान का मौका चल रहा है, रिजवी साहब, 56-57 मुमताज आलम रिजवी, रमजान में सहरी कर लिए तो अफ्तारी का नहीं पता, अफ्तारी कर लिए तो अरे ईरान में अगर इजराइल के बाद कहीं लेकिन हम शांतिपूर्वक, आप सुन लीजिए इनकी बात 2 मिनट, आप सुनिए इनकी बात 2 मिनट, आप, मैं कह रहा हूं आप इनकी बात सुनिए, आप रुक जाइए 2 मिनट रिजवी साहब, बस रुके। वो झूठ भाई, आप उनकी बात सुनिए, हमारे चैनल पे अटैक ना करें आप, हमारे चैनल पे अटैक ना करें। आप बैठे हैं यहाँ पे और झूठ बोला जा रहा है। वो कह रहे कि एक तबके का है, इनको पता नहीं वहां हिंदू भी है, इनको पता नहीं वहां पे ईसाई भी है, इनको पता नहीं वहां यहूदी भी है, इनको पता। ईरान में कितने हिंदू हैं? कितने? 10,000 सब। अरे भैया, राष्ट्रीय धर्म क्या है ये बताओ? बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष घोषित राष्ट्र है, वहां पता कीजिए ना। ईरान इस्लामिक कंट्री है, वेटिकन सिटी की अरे तो चलिए जो भी है, लेकिन आप ये बताइए कौन देश के खिलाफ खड़ा हो रहा है? क्या शोक मनाना देश के खिलाफ है? क्या हमारे मोहम्मद फैज खान 3 बार फैज खान, मैं सबसे फैज खान जी, फैज खान जी, मैं भी पूछ रहा हूँ ये क्या है भाई? एक मिनट, एक मिनट। देश के खिलाफ कौन देश के खिलाफ है? शांत हो जाइए। हफीज साहब आवाज आ रही है, हफीज साहब आवाज आ रही है। देखिए मुझे हफीज साहब देश के खिलाफ आप रुक जाइए ना, शोक भी मना रहे, अच्छी बात है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप शोक मनाते पहलगाम के बाद में आपके साथ खड़ा रहता,
आप पहलगाम के बाद शोक मनाते, डेली सड़कों पे आते, मैं खड़ा रहता आपके साथ। शोक भी मनाया, सरकार से सवाल भी किया कि पहलगाम में अटैक कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों नहीं रोका। तब भी सरकार पे अटैक की, पाकिस्तान पे मतलब न पूछे, तब मतलब ना पूछे। राधिका खेरा जी डिबेट पे आई, चौकीदार राधिका खेरा जी, राधिका खेरा जी डिबेट में हो गया। रुक जाइए, कमाल तो आप कर रहे हैं। नहीं, आप कर रहे हैं। राधिका खेरा जी डिबेट में आई है। हफीज नूर अहमद अजहरी जी हमारे साथ है। आज सब लोग बड़े क्रोधित हैं कि अर्नब गोस्वामी पूछ रहा है राष्ट्र के साथ खड़े रहो। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं हफीज साहब, ये जो भी अंदरूनी चल रहा है मुसलमान देशों के बीच में, ये बहुत बुरा हो रहा है, होना नहीं चाहिए किसी देश के बीच में। मगर अगर मुस्लिम, मतलब आप हमेशा कहते थे मुस्लिम समाज, वैश्विक मुस्लिम समाज, ग्लोबल मुस्लिम सोसाइटी, अब मुस्लिम देशों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसके लिए उसकी दायित्व हम पर नहीं है। मुस्लिम देश पे मिसाइल फेंक रहा है, मुसलमान देश के लोगों को मार रहा है, सऊदी अरब ईरान पे अटैक कर रहा है, ईरान सऊदी अरब पे अटैक कर रहा है, कुवैत ईरान से फाइट कर रहा है, तुर्की उल्टा ईरान को अटैक कर रहा है, जॉर्डन कह रहा है मैं सबको अटैक करूंगा, लेबनान के 2 हिस्से हो गए। ये मुस्लिम समाज, मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड, हफीज जी आवाज आ रही है ना, मुस्लिम वर्ल्ड में फाइट हो रही है, मुस्लिम वर्ल्ड में फाइट हो रही है। पाकिस्तान चुपचाप बैठा है, पाकिस्तान, राधिका खेरा जी चुपचाप बैठा है, वो भी इस्लामिक देश है। इस्लामिक दुनिया में जो हो रहा है उसका दायित्व भारत पर क्यों आ रहा है? ये मुसलमान वर्ल्ड पे फाइट हो रही है, इंटरनल बैटल है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। बोलूं इजाजत, वहाबियों की शिया के साथ, शिया की सुन्नी के साथ, ये इंटरनल बैटल है। आप कौन बोल रहे हैं? आप कहां से बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? दुबई वालों के लिए बोल रहे हैं कि तेहरान वालों के लिए बोल रहे हैं? आप दुबई वालों के लिए बोल रहे हैं कि तेहरान वालों के लिए बोल रहे हैं? बताइए मुझे, आप कंफ्यूज हैं? हफीज जी बोलिए, हफीज जी बोलिए, इसमें भारत को क्यों? पहली बात ये है अर्नब भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, इस बार बेटर आ रही है। सबसे पहली बात ये है कि मुसलमान राष्ट्र को मानता है, इसमें ना आपके दर्द की जरूरत है, ना आपको कहने की जरूरत है, और ना ही किसी को प्रमाण देने की जरूरत है। मुसलमान भारतीय है, भारतीय था, जो भारत में रह रहा है, और वो भारतीय रहेगा। जो लोग आज भी अभी ये साथ बहुत बातचीत कर रहे थे कि हिंदुस्तान का चरित्र ऐसा ऐसा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तब उनकी ये लाइनें कहां चली जाती हैं? दूसरी बात, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो आपने ये अभी कहा है कि ड्रामा कर रहे हैं ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई, पहलगाम के दौर में भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे। हमने बांग्लादेश के लिए भी, बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के साथ अत्याचार हुआ, हमने प्रोटेस्ट किए भारत में। हमने चरणों पर बैठ करके वहां के अत्याचार के खिलाफ बोला, मजम्मत की है, और जो हम कर सकते थे वो हमने किया है। आज खमेनेई के साथ इसलिए है क्योंकि ईरान जो है वो मजलूम है, और नेतन्याहू और ट्रंप ये दुनिया के बड़े आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, ये दुनिया में दहशत फैलाते हैं, और दहशत की आड़ में ये भारत को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर मुंह फेर रहे तो फेरते रहे। नूर अहमद अजहरी तो कहेगा, नूर अहमद अजहरी बोलेगा। दूसरी बात ये है, आपने भी एक बात बोली है कि वो आपस में लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान देश। अरे भाई, ईरान ने जहां जिन मुल्कों पर हमला किया है, पहले ऐलान किया है कि जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका ने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा है, तो हम नहीं, मैं फैज नहीं, मैं कारी अबरार जमाल जी से कारी अबरार जमाल जी, देखिए हफीज नूर अहमद अजहरी जी, आप जो बोल रहे हैं ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता है ये कि इस जो मुस्लिम वर्ल्ड है बहुत बुरी तरह से डिवाइडेड है। आप कह रहे हैं, आप ऐसा कहने की कोशिश करें कि ईरान वालों ने दुबई को फोन किया। बुरा ना मानो दुबई वालों, थोड़ा सा अटैक कर देंगे, थोड़ा सा आपके होटल को अटैक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप क्यों बना के बात कर रहे हैं? फुल फ्लेश फाइट चल रही है मुस्लिम वर्ल्ड में। अब मैं क्या गलत कह रहा हूं? आपने हवा बना के रखा है मुस्लिम यूनिटी की। हफीज नूर साहब,
आपने जो हवा बना के रखा है ग्लोबल मुस्लिम यूनिटी की, ये हवा ही है। तो आपने ट्रम्प को बनाया है, नेतन्याहू मैंने कहा बनाया, मैंने कहा बनाया। भैया बहरीन में आवासीय परिसर पे बम वो मार रहा है। आज 56 मुस्लिम देश जो हैं ठीक से रोजा अफ्तार नहीं कर सकते, सहरी नहीं कर सकते, अफ्तारी करेंगे तो तरावी का पता नहीं। भारत सुरक्षित है, भारत का मुसलमान आराम से अफ्तारी भी कर रहा है, रोजा भी रख रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है। लेकिन मुस्लिम देश आपस में लड़े भिड़ रहे हैं, दोष अमेरिका को दे रहे हैं। भाई अमेरिका अगर दोषी है तो तुम उसकी चाल में आ क्यों रहे हो? यदि अमेरिका ने मारा है तो अमेरिका में प्रोटेस्ट करो, जाके अमेरिका में करो बमबारी जाके। देखिए भारत एक लोकतंत्र है। दुबई पे फैज साहब मैं कारी अबरार जमाल जी को इनवाइट करता हूं, और मैं इस वक्त अब्बास हैदर जी को भी इनवाइट करता हूं, मौलाना इमाम हैदर जैदी जी को भी इनवाइट करता हूं, और राधिका खेरा जी 2 वर्सेस 2। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि आज ये जो दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद, कश्मीर, लद्दाख, लखनऊ में ये हमले का विरोध हो रहा है, आप करिए, विरोध करिए, मगर 1 दिन करिए, 2 दिन करिए। ये डेली का क्या हो रहा है? आप डेली करेंगे तो लोग बोलेंगे कि आप ड्रामा कर रहे हो। नेतन्याहू और ट्रंप का पोस्टर डेली आप घर से ले जाते हैं, डेली आप जलाते हैं, जला के वापस आ जाते हैं, उनकी मौत का कामना करते हैं। मेरा सीधा सवाल आज जितने प्रदर्शन करने वालों को है कि देखिए खुमैनी के लिए रोने वालों जो इतने लोग हैं, छाती पीट रहे हैं, मातम मना रहे हैं, इन लोगों से मेरा सवाल एक ही है कारी साहब कि भारत के रुख को लेकर क्या रिस्पॉन्स है? खुमैनी ने वही किया जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था हमेशा। खुमैनी ने धारा 370 जाने के बाद क्या कहा? दिल्ली दंगों के वक्त भारत पर किस तरह से अटैक किसने की, खुमैनी ने क्या कहा? खुमैनी मुस्लिम देशों का नेता बनना चाहते थे, और खुमैनी ने भारत की तुलना, मेरी बात सुनिए ना अब्बास जी, कड़वी सच आपको सुननी पड़ेगी। रिपब्लिक भारत है भाई, इधर नहीं सुनेंगे तो क्या तकवाले सुनाएंगे आपको? मैं नहीं सुनाऊंगा तो क्या तकवाले सुनाएंगे आपको? तो सही लीजिए अर्नब जी, आपके मैं ये अब्बास साहब, मैं अब्बास साहब इस व्यक्ति ने भारत की तुलना गाजा से की है। नहीं, आप उनके लिए मातम मना रहे हैं। देखिए 10 महीने पुरानी खबर है, इसमें लिखा है ईरान स्टैंड्स विद इंडिया, कंडेम पहलगाम अटैक, प्रेसिडेंट डायल पीएम नरेंद्र मोदी। ये रिपब्लिक टीवी की खबर है, आप चेक करिएगा, यूट्यूब पे पूरी पड़ी हुई है। देखिए आप समझिए अर्नब जी, देखिए तथ्यों को मिक्स मत करिए, डिप्लोमेटिक एंगल नहीं। जब आप 370 की बात कर रहे हैं, और राधिका 2 वर्सेस 2 पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में एक बिल आया था, उसमें वो ये कह रहा था कि भाई हम 370 का विरोध करें इंडिया, और ओआईसी में क्या होता है कि सारी चीजें सर्वसम्मति से पास होती है। ईरान ने उसका खंडन किया, ईरान ने विरोध किया, ईरान हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा जब भी कश्मीर का विषय आया, और सर्वसम्मति से नहीं पास होती है तो एक तरीके से ईरान ने वीटो किया। दूसरी बात आपने कही कि वो पाकिस्तान के साथ करे, देखिए पड़ोसी कभी नहीं बदले जाते। पाकिस्तान हमारा परमानेंट दुश्मन देश है और पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चलती रही है। हमारे लिए जरूरी है हमारी कूटनीति के लिए कि ईरान हमारे साथ रहे, चाहे वो चहबार पोर्ट का मसला हो जो हमारे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जहां पे स्ट्रेटेजिक हमें सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में हमें सीधी एंट्री देता है पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, चाहे वो हमारी टैक्टिकल इश्यूज हो। स्टेट ऑफ हरमुज से 50% तेल निर्यात हमारे यहां होता है, 20% हमारे देश का ट्रेड स्टेट ऑफ हरमुज से जाता है। आप समझिए आज जो उनके मित्र देश जो खड़े थे उनके साथ रशिया को तो मिल गई रियायत, लेकिन हमारे देश को नहीं मिली। एक उनका जो है युद्धपात हमारे देश में होता है, हमारे एक्सरसाइज होती है, वो जा रहा होता है तो उसमें अमेरिकन और हमारा देश खड़ा नहीं है। अब्बास जी आपको नहीं लग रहा है आप कुछ ज्यादा प्रो खमैनी हो गए? से ये क्या हो क्या रहा है? ये सिर्फ ईरान की सॉवरेनिटी संप्रभुता पे हमला नहीं है, हमारे देश की संप्रभुता पे भी अमेरिका हमला कर रहा है। ये कुछ सामान्य घटना नहीं है, मैं मान सकता था हमारा देश न्यूट्रल रहना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो सिर्फ शोक संवेदना और खंडन करने का विषय था। देखिए सीधे सीधे आप देखिए कि चाहे वो यूएन चार्टर हो उसका उल्लंघन हुआ है, चाहे जेनीवा कन्वेंशन हो उसका उल्लंघन हुआ है, और आप देखिए यहां तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो ये कहता है कि मासूम बच्चों को युद्ध में नहीं मारा जाता। 167 बच्चियों की
मौत होती है मिनाप में, क्या हमारा देश मानव अधिकार के नाम पे, मानवता के नाम पे उसका खंडन नहीं कर सकता था? क्या हमारा देश इतना कमजोर हो गया अमेरिका और इजराइल के दबाव में कि वो आज गुट निरपेक्षता तो छोड़िए एक पक्ष में दिखाई दे रहा है? 5 दिन बाद वो ईरान एम्बेसी राधिका खेरा साइन करते हैं। देखिए अब्बास जी मैं राधिका खेरा को आमंत्रित कर रहा हूं, और उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जितने ये लोग कह रहे हैं कि मैं ट्रंप का समर्थक हूं, मैं नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा आलोचक हूं। और मैं ये भी, आप मेरी बात, अब्बास जी आप मध्यम गति में बात करिए, तीव्र गति में बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। राधिका खेरा जी है, कारी अबरार जमाल जी तब से बैठे हुए हैं, कुछ कहा नहीं है इन्होंने। मैं कह रहा हूं कि खमैनी ने डेथ टू अमेरिका का नारा पूरे जीवन भर लगाया है। खमैनी, ठीक है, खमनाई ठीक है, कोई बड़ी गलती नहीं कि खमनाई। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पूरे जीवन भर डेथ टू अमेरिका किसी की मौत का कामना करेंगे तो क्या अमेरिका आपको गुलदस्ता देगा? मुझे समझ में नहीं रहा आपका लॉजिक क्या है। बिना युद्ध की घोषणा के कैसे आप? तो ये उनकी युद्ध है, मेरा क्या लेना देना, मेरा क्या लेना देना? मुझे दूर रखिए इन सब चीजों से। हमारे, मैं कह रहा हूं भारत में लोगों को प्रोवोक करना बंद करिए। ये उनका युद्ध है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ना आगरा, ना मेरठ, ना जेवर, ना गाजियाबाद, ना नोएडा, कोई प्रभावित नहीं होता। आप जरा उनको लड़ने दीजिए, जो करना है करें। डेली आप बोल रहे हैं बाहर सड़कों पे आ जाओ, क्यों आए? मैं कह रहा हूं लोग अपनी अपना काम करें, अपना बिजनेस संभाले। तो उनकी आस्था, अरे छोड़िए ना, अपनी पॉलिटिक्स छोड़िए। राधिका खेरा जी आपको क्या कहना है? राधिका खेरा जी नहीं होगा क्या? राधिका खेरा। अर्नब जी, मैं किसी जी बोलिए। आवाज मिल रही है अर्नब जी? जी बोलिए। अर्नब जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी, उम्मीद करती हूँ कोई मेरे बीच में 2 मिनट नहीं जी। एक बहुत फेमस गजल है दुष्यंत कुमार की, जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे हैं अर्नब जी, जिन्होंने ये गजल को बदल दिया है और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना रह गया है। आज जो बरसाती मेंढक बाहर निकल के आ गए हैं और यहाँ पे टरटरा रहे हैं और सड़कों पे भी टरटरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम खमनई पे कुछ नहीं बोल रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। यहाँ पे बैठ के सपा के प्रवक्ता गिनवा रहे थे कि अरे ईरान ने तो कंडेम किया था। भाई, उनके फॉरेन मंत्रालय के और रिप्रेजेंटेटिव ने कंडेम किया था। हमारे भी आज फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, जहां पे भी गोले चल रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, इनको कंट्रोल कर लीजिए। मैं कैसे कंट्रोल करूं? अब्बास जी वो कह रही है कंट्रोल करिए, आप खुद को कंट्रोल करिए। दबाव में, आप इजराइल के दबाव में। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपकी तरह जंगली नहीं बन सकती। लेकिन वो तभी जंगली ना कहे, कोई किसी को जंगली ना कहे। सुपर पावर है हमारा देश, हमारा देश यहाँ पे बीच में नहीं बोलती हूँ ना मैं सीखा। अब्बास जी प्लीज पुल बैक करिए, नंबर बताइए। इंडिया, बट हमारी सरकार ने इस मौके को खोया है, हमारा यही कहना है। मैं क्या अपनी, अरे राधिका खेरा जी, यहाँ पे बोला जा रहा है तो जब वहां पे ईरान में जब गोले पड़ रहे हैं, वॉर हो रही है, तो उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सईद खतीबदई, शायद नाम है उनका, डॉक्टर सईद, आज दिल्ली में है 3 दिन के लिए। और आज सुबह उनसे मीडिया ने पूछा कि इंडिया से कोई बातचीत हुई, उन्होंने कहा मेरी ब्रीफ मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर के साथ। जैसे कि उनके फॉरेन मंत्रालय ने पहलगाम के समय एक निकाल दिया था स्टेटमेंट और कहा था कि हम पहलगाम अटैक को कंडेम करते हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी मिले और उन्होंने कहा है कि हाँ, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हर जगह इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट कर रहा है और वो इंडिया का स्टैंड है। लेकिन मुझे खमनई की एक भी ट्वीट दिखा दे जिन्होंने 2020 में ये कहा था कि भारत में मुसलमानों का मैसेकर हो रहा है, जिन्होंने 2019 में कहा था कश्मीर के ऊपर लेके टिप्पणी करी थी जिसमें भारत की राधिका खेरा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 2024 में भी खमनई ने कहा था कि भारत में मुसलमानों के साथ हिंसा हो रही है, जो फैक्टर नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी भी कंडेम नहीं किया कि पहलगाम में जो हुआ। तो आज ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लेकिन हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है और हम उस पर टिके हुए हैं। करते हैं और अतिथियों के हमारे हत्या हो जाती है, जो हमारे अतिथि अपने घर लौट रहे होते हैं, और आप कहती है कि सरकार को खंडन भी नहीं करना चाहिए, खंडन भी नहीं करना चाहिए। बीच में बोल रहे हैं, आपको बात पता है ना, जो खाली ढोल होते हैं वो शोर ज्यादा मचाते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मुझे मेरी बात कंप्लीट करनी है। रत्नाकर त्रिपाठी ऑन द राइट। राधिका लाउडर। पकड़ा जाता है, सिंपल सी बात है, हम पहले दिन से कह रहे हैं और भारत आज भी मजबूती से हमारी संतुलित विदेश नीति पे चलता है
और हम हमेशा कहते हैं कि पहली बात हम ना नारेबाजी पे चलेंगे, और ये जो लोग ये कहां थे जो आज चिल्ला रहे हैं? जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब तो ये सेना के ऊपर शक कर रहे थे, जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी तो सबूत मांग रहे थे और कह रहे थे हम मच्छर मांग के आए हैं। जब भी भारत के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय विजुअल चेक कर लो, हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ में, समझ रहे हैं आप? झूठ मत फैलाइए टीवी पर, हम लोग तब भी देश के साथ नहीं जाइए, हम बॉर्डर खोल देते हैं, आप जाइए ईरान पे जाके लड़िए। अभी जो भी है देखिए अभी रत्नाकर त्रिपाठी जी और कारी अबरार जमाल जी, मेरा ये कहना है कि देखिए इन चीज़ों पर जो दुनिया में जो माहौल है अभी कारी साहब, ये बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है। इसमें लोगों को ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा प्रभावित, ज़्यादा उत्तेजित करने से क्या मिलने वाला है? मेरा यही सवाल है कि हमें नहीं पता आज से 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ये युद्ध चलेगी कि चलती रहेगी कि बंद होगी। मुझे लगता है इस सिचुएशन में हमें सबको एकजुट करना चाहिए। ये नहीं कि एक कौम सड़कों पे आ जाए, हिंदू घर में बैठे, मुसलमान सड़कों पे आ जाए। क्या हो रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 1-2 दिन की प्रोटेस्ट में समझ सकता हूं। कारी अबरार जी, आपको क्या लगता है? कई देशों में जंग चल रही है, यानी शांति भी भंग चल रही है, लेकिन शुक्र मेरे मालिक का ये है, मेरे भारत में होली रमजान संग चल रही है। वाह! देखिए, आयतुल्ला खामनेई साहब का कत्ल हुआ, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती हुई, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और इसकी मुखालफत भारत ने भी की है और तमाम इंसानियत को पसंद करने वाले लोगों ने की है, क्योंकि किसी देश के सुप्रीम लीडर की इस तरीके से हत्या करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन क्या ये भारत की वजह से उनकी हत्या की गई? बिल्कुल नहीं। या क्या वो हमला भारत की तरफ से किया गया या वो अटैक भारत की तरफ से किया गया? क्यों उनकी हत्या को लेकर, उनके कत्ल को लेकर, ठीक है आप प्रोटेस्ट, आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धांजलि की एक सभा होती है, एक जलसा होता है, एक कार्यक्रम होता है, उसमें उनको ताज़ियत पेश की जाती है, लेकिन आप रास्तों को जाम कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? यही क्या आप चाहते हैं? यही बात कि वहां आपकी, क्या आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से वहां भारत लाठी लेकर लड़ने चला जाए? करेक्ट। या वहां मिसाइल दागे अमेरिका के ऊपर? क्या चाहते हैं? माफ करना, मैं यहां अमेरिका के समर्थन में नहीं बैठा हूं, ना ईरान के विरोध में बैठा हूं, लेकिन सवाल यह है जिस तरीके से आज भारत में प्रोटेस्ट हो रहा है जी, अगर काश अर्नब जी ये प्रोटेस्ट 26/11 के खिलाफ होता इसी अंदाज में, पहलगाम के खिलाफ होता इसी अंदाज में, दिल्ली की घटना के खिलाफ होता इसी अंदाज में, करेक्ट, तो आज मुसलमानों के साथ साथ इस देश का हिंदू भी मुसलमानों के साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट करता। मैं देश के जिम्मेदार मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, अगर आप इंसानियत के नाते ईरान पर हो रहे जुल्म के खिलाफ खड़े हो, तो जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था, कहां थे आप लोग? कहां थे? कहां थी आपकी श्रद्धांजलि? कहां थे मौलाना इमाम हैदर साहब? कहां थे? कहां था आपका एहतजाज? कहां थे हफीज नूर अहमद साहब? कहां थे? कहां थे मुमताज आलम रिजवी जी? कहां थे? वो कहां थे? ये कहां थे? बोलिए। ये कह रहे हैं कारी अबरार जी, कारी अबरार जी, प्रोटेस्ट किया है कारी अबरार साहब, आप कहां थे? एक मिनट, आप एक मिनट, वॉल्यूम डाउन। अर्नब जी कहां थे? अरे रुकिए, अब इनको स्क्रीन पे लाइए अभी, एक मिनट। आप बोलिए साहब जो बोल रहे हैं, कारी अबरार जी और मेरी आवाज आ रही है अर्नब जी? दोनों को 50-50 कारी अबरार जमाल जी और हफीज नूर अहमद अजारी जी 50-50। बोलिए, हाँ बोलिए। अरे कारी अबरार भाजपा, अरे नहीं यार, हाफिज साहब नहीं, मौलाना इमाम जी, ये वही बोलोगे, ये वही बोलोगे। मौलाना इमाम जी और कारी अबरार जी टिकट दोगे क्या? समझ ही नहीं आ रही है। वॉल्यूम बढ़ाइए। टिकट दोगे क्या? जी, मैं क्या कह रहा हूं, कारी अबरार साहब जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं।
इनको समझ ही नहीं है कि वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो एक खराज अकीदत है। आपको क्या आता है? अरे खिराज अकीदत सड़कों पर होती है क्या? सड़क पर होती है क्या? हाईवे जाम कर होती है क्या? क्यों नहीं होती सड़कों पर? हम मुहर्रम में क्या करते हैं? का एक तौर तरीका होता है। क्या करते हैं? जुलूस देखा। आप 12 वफात में क्या करते हैं? आप मुहर्रम में क्या करते हैं? इमाम हुसैन को खराज अकीदत तो पेश करते हैं। आपने हाफिज नूर साहब क्या आपने किया कभी ऐसा? तो करबला आपने कभी ऐसा किया? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पैदा हुए थे। अरे भाई सुनिए मेरी बात। आपको समझ ही नहीं आ रही है? मेरी बात सुनिए कि जो भी कौम मैं एक रिलीजन, मैं पहले ही जैसे मुहर्रम होता है, हाफिज नूरी साहब मैं पहले ही कह चुका हूं कि आयतुल्लाह खामनोई साहब के कत्ल की हम लोग मजम्मत करते हैं, हिंदुस्तान, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ जाकर युद्ध लड़े, अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़े हमारी सरकार? कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? कहां कौन कह रहा है? आप क्यों बातें उल्टी सीधी कर रहे हैं? कौन कह रहा है ये कि जाके लड़े हिंदुस्तान? इंडिया की अपनी पॉलिसी है, इंडिया की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी पर रहेगा इंडिया। आप यही चाहते हैं ना रत्नाकर जी? आप तो यही चाहते हैं। रत्नाकर जी कांग्रेस को मौका मिल रहा है इधर, मुझे लग रहा है कांग्रेस को लग रहा है कि इसमें मुस्लिम वोट को एकजुट करने का बड़ा मौका है, मगर आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए रत्नाकर जी, क्योंकि समय कम है। मैं आपको 7:50 हो चुके हैं, आप बहुत समय से सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं आप इस पर अपनी बात रखें। रत्नाकर त्रिपाठी जी। नहीं, मैं अपनी ही बात रख रहा हूं, इसमें कांग्रेस का मौके कौन सी बात है? ये स्पष्ट है कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो मातम मना रहे हैं। आप मातम मनाने से रोक देंगे? आप उस तरह की बात कर रहे हैं रनौ जी की जो दुष्यंत कुमार ने कहा था ना, जो ये कह रही थी, दिल को बहला ले इजाजत है मगर इतना न उड़, रोज सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख। अरे राष्ट्राध्यक्षों के मरने पे 3 से 7 दिन तो झंडे गिरे रहते हैं, झुके रहते हैं। अगर वो अपने सुप्रीम लीडर का मातम मना रहे हैं तो आपको उसमें क्या दिक्कत हो रही है? ये ईरान के सुप्रीम लीडर है, भारत के नहीं, सॉरी, ये ईरान के हमारे सुप्रीम लीडर, हमारे सुप्रीम कमांडर इन चीफ, नहीं, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस द्रौपदी मुर्मू जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सुप्रीम लीडर ये ईरान के हैं, भारत के नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आप क्यों इनको भारत के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं? नहीं है भारतीय के सुप्रीम लीडर, ये गलत बात कही। आप अपने बात को वापस लीजिए। राधिका खेरा जी। अर्नब जी, इंदिरा जी की जब मौत हुई थी एक शब्द नहीं आया था ईरान का, और आज उनकी पोती फलस्तीन लेकर बैग लेके पार्लियामेंट पहुंच जाती है। अब अपनी दादी की याद नहीं आ रही? वैसे तो चिल्ला के कहती थी मेरी दादी ये, मेरी दादी वो, तब तो आप लोगों को याद नहीं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं भारत ऐसी चीजों से नहीं चलता। हमारी पूछती थी कि अगर हम गलत होते और ईरान हमारे खिलाफ होता या हम ईरान के खिलाफ होते, तो आज जब वहां पे गोले चल रहे हैं तो उस बीच में उनसे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सईद हिंदुस्तान में नहीं होते। ये सबसे पहली बात है। और हमारे अच्छा, एक मिनट, कितना टाइम है? होली है, रमजान है, भारत में मुझे बोलने दीजिएगा, ये गलत किया आपने। भारत में होना चाहिए। भारत एक इकलौता देश है जहाँ पे आराम से तसल्ली से सब आए, और ईरान ने खुद कहा है हमने इंडिया के लिए अपने बॉर्डर जमीन के लिए भी खोल दिए, और ये किसी के लिए नहीं किया है। ये होती है कूटनीति की जीत, सड़कों पे चिल्लाने से नहीं होता है कुछ। इनको ही बोलने देंगे, मुझे बोलने देंगे? आपको तो देश की जनता नहीं बोलने देती, कौन क्या आपको बोलने? अरे राधिका खेरा, चुप रहो, फालतू का जब आदमी से करती हो। अपने समय बोलना। और वो सुप्रीम रिलीजियस लीडर गंभीरता से बात करें। कैसी बात कर रहे हैं आप रत्नाकर जी? इंडिया नहीं बोला मैंने, प्लीज। जैसे वो शालीनता चाहती है कोई उनके बीच में ना बोले, मेरे पूरे बीच में कूदे पड़ी थी। कौन सी शालीनता थी ये भाई? ये कौन सी शालीनता थी? ये अभद्रता नहीं। ये रत्नाकर जी, आप अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। आपको नहीं, तो इसमें आप मुझे देखिए मैं एक मिनट रत्नाकर जी सबको देखिए, मैं समझता हूं कि आपका आप जो समझते हैं धार्मिक जुड़ाव खास तौर पे, देखिए एक मिनट बात सुनिए। ये अभद्रता है कि नहीं ये बताइए रत्नाकर जी लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। खमेनी के जितने हमदर्द हैं आपके जैसे, ये आप मुझे बताइए क्या खमेनी भारत के हित के साथ थे,
क्या खोमेनी भारत के हित के लिए थे? देश को राष्ट्रहित से चलना पड़ेगा, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से चलना पड़ेगा। खोमेनी के हमदर्द दे कि भारत के हित के साथ वो थे कि नहीं थे। वो आप ईरान के साथ है कि भारत के साथ है, ये चूज करने का समय आ गया है। रिजवी साहब, आप ईरान के साथ है कि भारत के साथ है? ईरान के साथ हमारे रिश्ते हैं, लेकिन फायदा हमारा किसके साथ है? इजराइल के साथ कि ईरान के साथ? कहिए आप क्या से हमारा ईरान से रिश्ता नहीं? कह दीजिए अर्नब जी, आज राधिका जी से कहलवा दीजिए, क्या से ईरान से हमारा रिश्ता नहीं? कहलवा दीजिए, मेरा भी रिश्ता नहीं होगा, कहलवा दीजिए। चलिए कहलवा दीजिए आज राधिका जी से, कहलवा दीजिए। कहिए आपके हमारा ईरान से रिश्ता। कारी साहब, कारी एक मिनट धर्म, आप धर्म को, आप सुनिए मेरी बात, आप धर्म के साथ ईरान के साथ है कि भारत के साथ? सुनिए रिजवी साहब, चलाइए मत। देखिए, धर्म को थोड़ी देर के लिए किरारे कीजिए। मुश्किल के सुनिए मत, चलाइए मेरी बात सुनिए। मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ इजराइल था कि ईरान था? पहलगाम के बाद हमारे साथ इजराइल था कि ईरान था? इजराइल आपकी पर्सपेक्टिव से थोड़ी चलेगा। लूट लेगा। भारत का हित किसमें है? भारत का हित किसमें? अमेरिका लूट रहा है आपको। अरे भारत समझ नहीं रहे हो? भारत कह रहा है कि 30 दिन की छूट दे दी, देखिए दोस्तों, तेल खरीद सकते हो। रिजवी साहब, क्या मतलब? रिजवी साहब, क्या मतलब हुआ? आज पूछता है हर भारतीय एक मिनट, हर भारतीय खोमेनी ईरान के सुप्रीम, देखिए रिजवी साहब, आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी सुनिए। देखिए, ये इमरान मसूद खोमेनी को बहादुर बताते हैं। खोमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर खोमेनी के लिए इधर जो आंसू बहा रहे हैं, आज पूछता है भारत की भारतीय से राष्ट्रहित पहले कि समुदाय हित? भारतीय राष्ट्रहित की समुदाय हित? राष्ट्र को कारी साहब, राष्ट्रहित की समुदाय हित? राष्ट्रहित की समुदाय हित? राष्ट्र में कोई खतरा होगा हम राष्ट्रहित की समुदाय हित? कारी साहब देता है सब, कारी साहब फुल फ्रेम। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। वाह, मुझे अफसोस हो रहा है इस बात पर, क्या नहीं दे रहे कि ये लोग भारत का और भारत की सरकार का विरोध करते करते दूसरी सफों में जाकर खड़े हो गए हैं। खुदा न खास्ता, अर्नब जी तसव्वुर कीजिएगा, सरकार का विरोध, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, अगर किसी बात पर भारत और ईरान के मतभेद हो जाएं, खुदा न करें, तो सोचो ये लोग किसके साथ खड़े होंगे? किसके साथ खड़े होंगे? ये सवाल आज सिर्फ आज अच्छी बात है। अगर आप भारत के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। देखिए, प्रोटेस्ट हो चुके हैं, बहुत कुछ हो गया। अब आगे बढ़े। देखिए, ये दोनों देश हैं, ईरान इजराइल, ये दोनों के खून के प्यासे हैं, और उसके बीच है ट्रंप। इससे दूर रहे, आगे बढ़े। हो गए प्रोटेस्ट, अब भारत की बात कहें। दोस्तों, आज शुक्रवार के लिए सिर्फ इतना ही। आप जो सवाल मैंने पूछा, इस पर ज़रा सोचें। आज पूछता है हर भारतीय कि भारतीय से राष्ट्रहित पहले या समुदाय हित पहले? ये सवाल अकेला मैं नहीं, आप भी पूछ रहे हैं, और हमारे साथ पूछ रहा है आज सारा भारत। धन्यवाद और नमस्कार। को पावर्ड बाय गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अरे टेंशन किस बात की? सेंचुरी प्रोवुड का प्रीमियम प्लस है ना, लो एमिशन है, हाई डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट भी है, टर्माइट एंड बोरो रेजिस्टेंट भी है। यानी ये है जहां नो टेंशन वहां। प्रीमियम प्लस बाय सेंचुरी प्रोवुड। सत्तू तुम? हाँ, वही सत्तू जिसे आपने गरीब समझकर अपने घर में नहीं रखा। आज पूरी दुनिया में सत्तू के हेल्थ बेनिफिट्स की चर्चा है। सत्तू की कचौड़ी, पराठे, ड्रिंक्स। वाह, सत्तू हमसे गलती हो गई। राकेश चना सत्तू, इस स्वाद में सेहत है। मिस्टर वर्मा, मैं साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। एक फाइनेंशियल फ्रॉड के सिलसिले में आप अंडर डिजिटल अरेस्ट हैं। इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। कैमरा ऑन रखिए, किसी से बात नहीं होगी। 10 लाख रुपए गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए
वरना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। रुकिए, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिशियल वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगता। फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए 1930 पे कॉल करें। स्कैम से लड़ना है तो बोल्ड बनो, अलर्ट रहो, क्योंकि हौसला ऑन तो स्कैम गॉन। रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। अरे टेंशन किस बात की? सेंचुरी प्रोवुड का प्रीमियम प्लस है ना। लो एमिशन है, हाई डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट भी, टर्माइट एंड बोरो रेजिस्टेंट भी है। यानी ये है जहाँ नो टेंशन वहाँ। प्रीमियम प्लस बाय सेंचुरी प्रोवुड। मुस्कुराए लड़खड़ाए जिंदगी, चाहे जो भी हो। सर, पेशेंट के लिए कौन सा रूम प्रेफर करेंगे आप? जिंदगी भर के प्यार का कोई रेट कार्ड नहीं होता। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, विद यू लाइक फैमिली, विद यू ऑलवेज। हमारा व्हाट इज आवर नेशनल इंटरेस्ट? हमारी ईरान इजराइल से बहुत घनिष्ठ मित्रता है। कोई और देश भारत का इतना सहयोग नहीं दिया है हमारी लड़ाइयों में जैसे इजराइल ने दिया। टेक्नोलॉजी शेयर करता है, ठीक है साहब, कटिंग एज टेक्नोलॉजी देता है, इनोवेशन शेयर करता है, ठीक है। वो चाहता है कि भारत में उसके हथियार बने, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनका स्पेस बहुत छोटा है। आई मीन इट मेक्स लॉट ऑफ कॉमन सेंस एंड लॉजिक। लेकिन ईरान भी हमारा दोस्त है साहब। एक्सेस टू अफगानिस्तान, एक्सेस टू पतंजलि बिस्किट 100% आटा से बने देश के सर्वश्रेष्ठ बिस्किट। ईरान से जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी धमकी, बोले बिना शर्त सरेंडर करे ईरान तभी होगी डील। ईरान के पास दूसरा रास्ता नहीं है। खामेनेई का बंकर उड़ाने का आया वीडियो। इजराइल के हमले में तबाह हुआ खामेनेई का बंकर। इजरायली एयरफोर्स के 50 फाइटर जेट्स ने किया हमला। ईरान में स्कूलों को निशाना बना रहा है अमेरिका और इजराइल। ईरान के विदेश मंत्रालय ने जारी किया है बयान। तेहरान के एलिमेंट्री स्कूल को निशाना बनाने का दावा। IRGC का यूएस के खिलाफ बड़े हमले का दावा। UAE और जॉर्डन में यूएस थार तबाह किया गया। कतर में अमेरिकी रडार को नष्ट करने का भी दावा किया। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर। भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है। साल 2022 से रूसी तेल की खरीद कभी भी बंद नहीं की भारत ने। फरवरी 2026 में रूसी तेल आयात करने में भी काफी इजाफा भारत कर रहा है। अफगान पाकिस्तान के बीच जंग पर अफगान सेना का बड़ा दावा। ऑपरेशन में अब तक 109 पाक सैनिक हुए ढेर। कई पाक मिलिट्री बेस किए गए तबाह। 4 मार्च से लगातार ऑपरेशन जारी है, जिसमें 7 और पाक चौकियों पर कब्जा करने का दावा अफगानिस्तान कर रहा है। पाक गोला बारूद भी बड़ी मात्रा में ध्वस्त किया है। नमस्कार, मेरा नाम है मानव यादव और आप देख रहे हैं महायुद्ध। 8 बजे का समय है और यह समय अब ईरान के लिए बहुत बुरा समय बनने जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को कि कोई भी डील तभी संभव है जब ईरान पूरे तरीके से सरेंडर करेगा। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर आपकी स्क्रीन पर। बिना शर्त सरेंडर करे ईरान, ये ट्रंप ने कहा है। ट्रुथ सोशल जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर उन्होंने बाकायदा लिखा है, एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और उसमें कह रहे हैं कि ईरान को बिना शर्त अब सरेंडर करना पड़ेगा, तभी कोई रास्ता है, तभी कोई डील हो सकती है। और ये अपने आप में बड़ी धमकी है। 7 दिन हो गए हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच इस लड़ाई में, लेकिन इस लड़ाई के बीच सबसे बड़ी जो धमकी अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दी गई है, वो आज ये कि कोई भी बातचीत तभी संभव होगी जब ईरान पूरे तरीके से सरेंडर अमेरिका के सामने कर देगा।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि अयातुल्ला खामेनी को मार देंगे और उनकी मौत के बाद ईरान में शासन पलटने के बाद ही जो सत्ता है वो बदल जाएगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा। 7 दिन हो गए हैं और वॉर लगातार जारी है। सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद भी ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने के बजाय मजबूती से खड़ा है। ऐसे में अब अमेरिका जमीन पर युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जमीन पर अमेरिका की ये लड़ाई ईरान के खिलाफ बहुत आसान नहीं रहने वाली है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान ने एक ऐसी बिसात बिछाई हुई है जो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल, नेतन्याहू, इन सब की नाक में दम कर रहा है ईरान। ये खबर और ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक से हमलों की शुरुआत की थी। हवाई हमलों में सबसे पहले ईरान के सैन्य ठिकाने और फिर खामेनी की सल्तनत के टॉप सिपाहियों को अमेरिका इजराइल ने तबाह कर दिया। लेकिन जिस तीव्रता के साथ ईरान ने पलटवार किया, उसने अमेरिका को युद्ध में कुछ कदम पीछे